हेन सांग का जन्म 605 ईस्वी में चीन में हुआ था और ये बचपन से ही बौद्ध धर्म के प्रति उत्सुक थे, बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास कर रहे थे। ये अपने देश में जितना भी किताबें पढ़ते थे उसमें पढ़ने के लिए ही मिलता था कि इनका जो भगवान गौतम बुद्ध है उनका जन्म, उनका कर्म भूमि, मरण भूमि, सब के जन्म भूमि तो नहीं है, जन्म भूमि तो नेपाल है, लेकिन कर्म भूमि, मरण भूमि, सब योगदान सब के सब कहाँ है? भारत में है। ये सोचे कि चलो भाई हमको इंडिया चलना बहुत जरूरी है और ये हेन सांग हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आया। हिंदू कुश पर्वत को, हाँ, ये हेन सांग जो था वो किसको पार करके आया? हाँ, ये हेन सांग हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आ गया, भारत आया। और भारत आया ये 630 ईस्वी में, भारत आया 630 ईस्वी में, ईस्वी सन में। तो ये भारत में इनका प्रवेश हो गया, भारत आया 630 ईस्वी में। उस समय भारत का राजा था साहब हर्षवर्धन। भारत का राजा कौन था? हर्षवर्धन। तो कह रहा है किसके शासन काल में आए? अगर आयो किए तो किनके शासन काल में आए? तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में आए, हर्षवर्धन के शासन काल में आए। हर्षवर्धन से मिले भी थे, हर्षवर्धन को बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध धर्म के बारे में बताए भी थे। अभी हर्षवर्धन, इनका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करना। तो भैया ये बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब निकलवे किए हैं ये हर्षवर्धन के पास रुकेंगे? ये तो आएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी ना, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था। तो इनको कहना है कि जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी में गए थे ना तो हमको परीक्षा लिया गया था, अब परीक्षा में हम हो गए थे फेल। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा लिया जाता था, इसका जानकारी कोई दिया तो हेन सांग दिया और कोई नहीं दिया। ये बोले कि प्रवेश परीक्षा लिया जाता था, हम हो गए फेल। बाद में हमको पता चला कि 100 बच्चा में से 80 को फेल होता है, 20% पास होता है। फिर हम तैयारी करके गए, जब तैयारी करके गए तो द्वारपाल हमसे 2 क्वेश्चन पूछा। एक धर्म के बारे में पूछा, बोला काची का पढ़ाई करने आया, बोले बौद्ध धर्म के। गौतम बुद्ध से क्वेश्चन को पूछ दिया। उसके बाद जीवन के बारे में पूछ दिया, कहे कि जो दर्शन जो होता है सब जीवन से जुड़े पॉइंट होता है, जीवन के बारे में पूछ दिया। तो पहली बार तो फेल कर गया, लेकिन दूसरा बार पास कर गया। और जब दूसरा बार पास किया तो अंदर गया, तो फिर अंदर भी 2 टेस्ट हुआ और उसने जब पास किया ना तब नालंदा यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ने की अनुमति मिली। तो हेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा, नालंदा विश्वविद्यालय को समझने का प्रयास किया, बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास किया और लड़का पढ़ते पढ़ते इतना तेज हुआ हो गया साहब कि इनको टीचर बना दिया गया। तो ये हेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र भी रह चुका है और शिक्षक भी रह चुका है। हेन सांग अपनी किताबों में लिखा है कि जब हम भारत आए थे ना तो भारत में वस्त्र उद्योग का जो मुख्य केंद्र था, वस्त्र उद्योग का जो मुख्य केंद्र था वो मथुरा था। मथुरा मतलब ये इनको कहना है कि जब हम भारत आए थे तो भारत में वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ था? मथुरा। तो हेन सांग ने लिखा था कि जिस पीपल वृक्ष के नीचे, हेन सांग ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है उस पीपल वृक्ष को सन सांग ने कटवा दिया। हाँ, ये जो हेन सांग है वो 630 में आया और 645 में यहाँ से चला गया, 645 में चला गया। तो 630 में आया, 645 में गया, तब कितना साल भारत में रहा? 5 वर्ष, सॉरी 15 वर्ष, 15 वर्ष रहा। कितना वर्ष भारत में रहा? 15 वर्ष। लेकिन जिसमें 5 वर्ष जो है ना वो नालंदा यूनिवर्सिटी में रहा, बाकी 10 वर्ष जो है ना वो हर्षवर्धन के साथ समय बिताया। फिर कुछ में फेल हो गया तो उसका भी तैयारी किया, समझ ना। अरे इंडिया में आया तो 630 में आया ना, तो 630 में आया तो हर्षवर्धन घूमते घामते पूरा दम आया, तो ही में 2 साल यहाँ लग गया। उसके बाद फिर फेल भी कर गया एक बार, तो फिर उसका भी पुनः तैयारी किया। तो वो सब तो 15 में जुट जाएगा, लेकिन 5 में नहीं जुटेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी में इसका तैयारी है 5 साल का, लेकिन भारत में रहा है 15 साल। कि जब ये साहब भारत से गए ना तो 600 से अधिक किताब लेके गए थे। आया था पैदल लेकिन गया था घोड़ा से, सब लाद के ले गया था किताब वगैरह, समझ यहाँ से। तो 600 से ज्यादा तो किताब लेके चला गया। देखिए हेन सांग जो है ना इसको बहुत से नाम है साहब, इसको से प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है।
इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रमस कहा जाता है। इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। इनको वर्तमान शाक मुनि कहा जाता है, वर्तमान शाक मुनि कहा जाता है, वर्तमान शाक मुनि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक मुनि। अब देखिए हेनसोंग का नालंदा यूनिवर्सिटी में एक बड़ा योगदान था। उन्होंने एक अच्छा काम किया था, पढ़ा भी था, पढ़ाया भी था। नालंदा के बारे में बहुत चीज बताया गया, बहुत चीज बताया। अब लोगों को यह लगा ना कि हेनसोंग का एक स्मारक बनना चाहिए, एक स्मारक बनना चाहिए। तो साहब हेनसोंग संग्रहालय बनाया गया, और यह है हेनसोंग संग्रहालय, समझना, हेनसोंग संग्रहालय, हेनसोंग संग्रहालय बनाया गया। और हेनसोंग संग्रहालय के बाहर आइए, यहाँ पे देखिएगा, ये कटा हुआ है फोटो में, तो यहाँ पे हेनसोंग की एक मूर्ति है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये है हेनसोंग का संग्रहालय। इसे इसे महाविहार, नालंदा महाविहार भी कहा जाता है, नालंदा महाविहार भी कहा जाता है। तो हेनसोंग का नालंदा यूनिवर्सिटी में एक बड़ा योगदान था, बेहतर योगदान था। इसीलिए हेनसोंग का हेनसोंग के नाम पर एक संग्रहालय बनाया गया, जिसे हेनसोंग संग्रहालय भी कहा जाता है, या नाव नालंदा महाविहार भी कहा जाता है। तो आप इसे हेनसोंग संग्रहालय भी कह सकते हैं, या तो नाव नालंदा महाविहार भी कह सकते हैं। देखिए इस नाव नालंदा महाविहार में हेनसोंग की जो मूर्ति जो थी ना, वो मूर्ति बनाया गया 2007 में। कब बनाया गया? 2007 में। और ये हेनसोंग संग्रहालय नालंदा में ही है। तो आप ये बताइए, अभी तो बोले थोड़ा देर पहले कि सर नालंदा यूनिवर्सिटी हम गए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय घूमे हैं, यहाँ गए हैं, ये नालंदा में ही है? ये नालंदा में नहीं है, ये कहाँ है? ये नालंदे में है। तो नालंदा जिला, नालंदे में है पूरा, समझ ना? हाँ नालंदे में आता है, वो बगले में है, यहाँ तो नहीं गए हैं। तो ये बस नालंदा के ही पास में है, थोड़ा सा आगे जाइएगा ना, जहाँ पे बस वगैरह रुकता है ना, जहाँ पे बस रुकता है, तो जहाँ पे बस रुकता है तो वहां से इस तरह से रास्ता गया है, और वही 2 किलोमीटर अंदर जाइएगा ना, तो आपको नाम नालंदा महाविहार मिलेगा। तो नाम नालंदा महाविहार में इनका मूर्ति कब स्थापित किया गया था? 2007 में, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए थे। चलिए अब आगे की बात करते हैं साहब। देखिए क्या है ना कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जब खुदाई हो रही थी, तो पहले देखिएगा यहाँ खुदाई वाला सीन है। हाँ